वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए गियर ड्राइव का सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े थे गियर क्या होता है, उसका टाइप्स देखे थे और टाइप्स के साथ साथ हम लोग वेलोसिटी रेशियो भी हर टाइप का देखते जा रहे थे। सिंपल और कंपाउंड गियर ट्रेन हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट हम लोग उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं कि उसके आगे क्या है। तो आज हम लोग रिवर्टेड गियर ट्रेन देखेंगे कि रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग रिवर्टेड गियर ट्रेन से। रिवर्टेड गियर ट्रेन है क्या? तो रिवर्टेड गियर ट्रेन कहता है कि when the axis of first driver and the last driven are coaxial. Axis are first driver and last driven are coaxial, then the gear train is known as reverted gear train. एक तरह का क्या, ये कंपाउंड गियर का ही एक टाइप है। कंपाउंड गियर टाइप के जैसा ही एक ये टाइप है। तो इसमें कहता है क्या ना कि रिवर्टेड गियर ड्राइव में जो ड्रिवन शाफ्ट होगा आपका और ड्राइवर शाफ्ट होगा, उसका एक्सिस क्या होगा? उसका एक्सिस को एक्सियल होगा। जबकि और दूसरे में हम लोग देख रहे थे कि एक्सिस आपका अलग अलग हो रहा था, को एक्सियल नहीं हो रहा था। जैसे अगर अगर आप इसी में ये दो ड्राइव देखें, ये सिंपल गियर ड्राइव देखें, इसका और ये दोनों गियर का अगर देखें तो ये दोनों का एक्सिस देख रहे हैं। ये ड्राइवर हो जाएगा इसके लिए और इसके लिए ये ड्रिवन हो जाएगा, एक सिंपल गियर ट्रेन हो जाएगा। मगर इसमें देखिए आप, दोनों का एक्सिस, इस गियर का, गियर ए का और गियर बी का एक्सिस को एक्सियल है नहीं है, पैरेलल है। को एक्सियल नहीं ना है, पैरेलल है। जबकि अगर हम पूरे को कंसीडर करते हैं, इसको, इस पूरे कंपाउंड ड्राइव को अगर हम कंसीडर करते हैं, जिसको कि रिवर्टेड गियर हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में आपको क्या हो जाता है, इस केस में आपको हो जाता है कि देखिए, ड्राइवर शाफ्ट ये है और लास्ट का ड्रिवन शाफ्ट ये है। तो इसमें दोनों का एक्सिस देखिए, इस शाफ्ट का एक्सिस और इस शाफ्ट का एक्सिस दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं को एक्सियल। एक्सिस आपका सेम हो, शाफ्ट अलग अलग है बट एक्सिस आपका सेम है। तो इस तरह के गियर के मिक्स को हम लोग बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। वेलोसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला या निकालने का तरीका आप कहेंगे तो बिल्कुल वैसे ही पहले जैसा ही है। वेलोसिटी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था? तो वेलोसिटी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला हम लोग बेल्ट ड्राइव से ही देखते आ रहे थे, गियर ड्राइव में भी देखे थे। तो वेलोसिटी रेशियो होता है स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर इक्वल टू डायामीटर्स ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाई डायामीटर्स ऑफ ड्रिवन। उसी को गियर के केस में नंबर ऑफ टीथ में हम किए तो स्पीड रेशियो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन। से वेलोसिटी रेशियो इस तरह से हम लोग इसका निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर डिस्टेंस इसका क्या होगा। अलग अलग जो गियर है जो मेस हो रहा है उनके बीच का सेंटर डिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए, ये गियर ए सॉरी ये गियर ए और गियर बी एक दूसरे से मिस कर रहा है ना, ठीक है। ये गियर ए और गियर बी एक दूसरे के साथ मिस कर रहा है। अगर ये गियर ए और ये गियर बी है, एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, इन दोनों के बीच का जो सेंटर होगा, ये शाफ्ट का एक्सिस और ये भी कोई शाफ्ट पे माउंटेड होगा, तो दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस क्या होगा? वो आपको पहले जैसा सेंटर डिस्टेंस निकालते थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकालेंगे। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू आर सी प्लस आर डी। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों रिवर्टेड गियर के केस में ये दोनों डिस्टेंस आपका देखिए दोनों सेम नजर आ रहा है। और दोनों गियर, ये ए और बी और सी और ये डी एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहा है, दोनों का सेंटर डिस्टेंस सेम है।
तो ये दोनों का बीच का सेंटर डिस्टेंस आर ए प्लस आर बी, और ये दोनों का इक्वल टू आर सी प्लस आर डी है। तो ये एक कंडीशन जनरेट कर देता है रिवर्टेड गियर ड्राइव के लिए या रिवर्टेड गियर ट्रेन के लिए, ठीक है, जो कि आगे अगर हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी देता है। एक कंडीशन देता है कि रिवर्टेड गियर के लिए अगर नंबर ऑफ गियर्स इस तरह से है, अरेंजमेंट आपका इस तरह से है 4 गियर का, तो आपका कंडीशन ये वाला अप्लाई हम कर सकते हैं। अगर 4 से ज्यादा 6 गियर होता तो उस केस में एक और आ जाता, ई और एफ, ई ऑफ एफ आ जाता। तो ये रिवर्टेड गियर के लिए आपका कंडीशन अप्लाइड होता है, जो कि आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करने में आसानी आसानी होती है इससे। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, अगर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत होगा तो कोशिश करेंगे कि ये वाला कंडीशन अप्लाई करके भी उसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो रिवर्टेड गियर ड्राइव में इतना ही था। नेक्स्ट है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन क्या होता है? तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन कुछ इस तरीके का होता है। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन आपका कुछ इस तरीके का होता है, सॉरी ये वाला। तो इसमें कहता है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में आपका, ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में कहता है कि इसमें जो गियर मेश होता है, तो एक एक गियर तो पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा गियर इसके चारों ओर रोटेट करता है। सपोज दैट ये गियर है और आपने ये सेंटर, आप इसका जो सेंटर है इस सेंटर के थ्रू रोटेट कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, और ये सेकेंड गियर जो मेश कर रहा है एक आर्म के थ्रू, इसको आर्म बोलते हैं जिससे कनेक्टेड होता है, तो आर्म के थ्रू। तो ये गियर ये अपने एक्सिस पे तो रोटेट करेगा, साथ साथ इसके चारों ओर रोटेट करेगा। तो इस तरीके से जब आपका अरेंजमेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। ये एक एक्सटर्नल ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन है, और नेक्स्ट पिक्चर जो आपको दिख रहा है इसमें ये एक इंटरनल ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन है। इसमें क्या है, इसमें ये वाला गियर अगर किसी एक्सिस के थ्रू माउंटेड होता है तो ये वाला तो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, या कभी कभी क्या होता है ये वाला स्टेबल रहता है, ये रोटेट नहीं करता है, स्टेशनरी होता है, केवल ये रोटेट करता है और आर्म रोटेट करता है। मतलब कहने का मतलब है कि ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में अगर कोई कोई आर्म से जुड़ा हुआ रहेगा तो कोई एक स्टेशनरी होगा और बाकी दोनों रोटेट करेगा। अगर इसके पहले वाले जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इसमें जब हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में जब यूज करते हैं, सॉरी एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हम लोग इसका यूज होता है ऑटोमोबाइल वगैरह में या फिर इंजन वगैरह में ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का, तो उसमें क्या होता है ना, कोई एक स्थिर रह जाता है आपका। स्थिर का मतलब क्या, कोई एक स्टेबल रहता है, ये मूव नहीं करता है, फिक्स रहता है, और या तो ये दोनों गियर रोटेट करेगा, ठीक है, ये वाला रोटेट करेगा और ये वाला रोटेट करेगा, और ये वाला आपका आर्म क्या है, स्टेशनरी रहता है, आर्म आपका स्टेशनरी रहता है, ये मान लेते हैं। इसका यूज को हम लोग एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए, और बहुत सारा जो बहुत सारा जो प्रॉब्लम है ना जो क्रिएट होता है हम लोग को थियोरेटिकली थ्योरी ऑफ मशीन में, उसको सॉल्व करने के लिए इसको फिर हम लोग स्टेबल मानते हैं। क्लियर है? तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन पहले बेसिक समझो, डिटेल में फिर हम लोग और बाद में जाएंगे। आप लोग को बेसिक केवल समझना है कि ईपी साइक्लिक गियर है क्या। तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है गियर के मेश का, जिसमें एक गियर अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और दूसरा गियर अपने एक्सिस के साथ साथ उस गियर के चारों ओर रोटेट करता है, ठीक है ना। जैसे कि सन और प्लेनेट होता है, सन है अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर, सॉरी अर्थ है अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, और उसके बाद वो सन के चारों ओर भी रोटेट कर रहा है। इस तरह के गियर ड्राइव को कभी कभी सन एंड प्लैनेट या प्लेनेटरी गियर ड्राइव भी बोलते हैं। इसी साइक्लिक गियर ड्राइव को कभी कभी प्लेनेटरी गियर ड्राइव भी बोलते हैं। तो आपका पहला डायग्राम जो दिख रहा होगा आप लोग को इसमें, तो पहला डायग्राम में ये एक्सटर्नल एपिसाइक्लिक गियर ड्राइव ट्रेन है, और सेकंड में इंटरनल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है। ये सबसे सिंपल वाला, इसको सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन भी आप लोग कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, और प्लेनेटरी गियर जो बताए थे आपको उसी का एग्जाम्पल है। ये सिंपल सिंपल वाला से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, ठीक है। इस तरह का जितना भी गियर ड्राइव रहेगा
वो हम लोग बोलेंगे एपिसाइक्लिक गियर ड्राइव। मगर कंडीशन क्या है कि कोई एक गियर तो चारों तरफ रोटेट करेगा। जैसे इसमें रेड कलर वाला जो आपको गियर दिख रहा है ना, रेड कलर का जो गियर दिख रहा है वो आपका ब्लू कलर वाला गियर के चारों ओर रोटेट करेगा। ये गियर तो खुद से रोटेट करेगा ही अपना एक्सिस पे ब्लू वाला, उसके साथ साथ इसके चारों ओर ये रोटेट करेगा रेड वाला गियर, ठीक है। और उससे ये एक और गियर आपका मेस है वो अपना रोटेट करेगा, पावर को ट्रांसमिट करेगा। तो इसमें किसी किसी केस में जो बताया, जैसे आर्म फिक्स मान लेते थे, तो इसमें भी किसी किसी केस में क्या है, इसको फिक्स मान लेते हैं, या ये फिक्स रहता है, फिक्स कर दिया जाता है इसके एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए। इस तरह से इसमें भी देखिए ये वाला गियर आपका क्या रहेगा, ये या तो रोटेट करेगा, ये भी रोटेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि रोटेट नहीं करा सकते हैं, रोटेट कर सकता है ये भी, मगर इसके एप्लीकेशन जहां जहां जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको फिक्स करते हैं या फिर रोटेट कराते हैं, जैसा हम लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा ऑटोमोबाइल में या इंजन वगैरह में, या जहां पे भी हम लोग एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हम लोग यूज करेंगे वहां पे। नेक्स्ट इसका वेलोसिटी रेशियो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का हम लोग कैसे निकालेंगे। दो मेथड है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो निकालने का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा स्लो चलेंगे इसमें ताकि आप लोग को लाइन बाय लाइन समझ में आए कि है क्या, इसका हम लोग निकालते क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभार। ऐसे तो जनरली आपको कंपाउंड गियर ट्रेन या सिंपल गियर ट्रेन ज्यादा पूछेगा, नहीं तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन एक आध पूछ देता है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का दो मेथड, एक तो टेबुलर मेथड है और दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। टेबुलर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक टेबुलर कॉलम, टेबुलर मेथड में हम लोग एक सिंपल टेबुलर कॉलम बनाते हैं, और अलजेब्रिक मेथड में डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कोई टेबुलर कॉलम वगैरह बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड जब सिंपल आपका सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन रहता है उसके लिए तो ये आसान रहता है, मगर जब आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसा कि आपका पीछे वाला डायग्राम में था, इसमें इस तरह का जब कॉम्प्लेक्स रहता है ज्यादा इस तरह का, तो उस केस में हम लोग टेबुलर वाला यूज करते हैं, उससे हम लोग को ज्यादा आसानी होती है। तो टेबुलर गियर वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए टेबुलर मेथड का जो यूज करते हैं, उसके पहले कुछ हम लोग नोटेशन हम लोग देख लेते हैं कि नोटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नोटेशन देख लो कि कंसीडर एक एपिसाइक्लिक गियर, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक एपिसाइक्लिक गियर दिख रहा है ना सब लोग को, नहीं दिख रहा है? तो डायग्राम में एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन सिंपल सा आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में जो आपका एक गियर है जो कि स्टेबल है, जो स्थिर रहता है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो गियर ए है। जो गियर ए है आपका वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो एक आर्म से जुड़ा हुआ है दूसरे गियर बी से, ठीक है। तो गियर ए को सन गियर मान लेते हैं, गियर आर्म आर्म सी ये जिससे ये कनेक्टेड है आर्म से, गियर ए और बी, उसको हम लोग मान लेते हैं आर्म सी। और आर्म सी का जो डिस्टेंस होता है ना, दोनों के दोनों गियर ए और गियर बी के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस होता है उसके बराबर होता है। रेयर केस में ही अलग अलग मानते हैं, मगर मोस्टली केस में दोनों के सेंटर डिस्टेंस के बराबर रहता है, ठीक है ना। गियर ए और गियर बी के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है उसके बराबर रहता है आर्म सी का डिस्टेंस, ठीक है। तो आर्म सी कनेक्टेड है, तो तीन गियर है, एक गियर ए, एक गियर बी, और आर्म सी का भी कुछ रोल होता है, तो आर्म सी को के लिए हम लोग लेंथ का यूज करते हैं, तो आर्म सी को हम लोग मान लेते हैं। तो ए बी और सी तीन गो टर्म आ गया आपके लिए, गियर गियर एक दोनों गियर के लिए ए और बी, और सी आ गया आपका आर्म के लिए। उसी तरह से टी ए है, गियर ए पे जो जितना नंबर ऑफ टीथ है उसको हम लोग टी ए बोलेंगे, और टी बी है आपका गियर बी पे जितना नंबर ऑफ टीथ है। देखिए अब इसमें और क्या क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज दैट आर्म इज फिक्स। तो सबसे पहले इसमें क्या बताए थे, हम लोग अपने सहूलियत के लिए किसी एक चीज को फिक्स मानते हैं, तो कंसीडर करेंगे कि आर्म सी जो है फिक्स है, तो क्या होगा, आर्म सी को अगर फिक्स मानते हैं तो क्या होगा, कंसीडर
फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी, ये सब हम लोग क्या क्यों कर रहे हैं, वेलोसिटी रेशियो टेबुलर कॉलम से कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर रहे हैं कि आर्म सी को हम लोग फिक्स मानते हैं। Therefore the axis of both gear are also fixed। अगर अगर हम इसको आर्म सी को फिक्स मान लेते हैं तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा और गियर ए अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, और ये गियर ए का जो एक्सिस रहेगा स्टेशनरी, अगर ये गियर ए का एक्सिस है तो स्टेशनरी हो जाएगा, और गियर सॉरी गियर ए का स्टेशनरी, ये स्टेशनरी हो जाएगा और ये स्टेशनरी हो जाएगा। अगर गियर मूव करता है इसके चारों ओर तो क्या इसका एक्सिस स्टेशनरी होता, नहीं ना होता। इसको स्टेशनरी करने के लिए हम ये मान लिए, तो हम लोग मान लिए कि सेंटर सॉरी जो आर्म है, आर्म इसका स्टेशनरी है, तो दोनों का एक्सिस निकल गया, ठीक है। अब क्या है, therefore axis of both gear are fixed relative to each other when gear A makes one revolution anti clockwise, gear B will make revolution in opposite direction, तो वो कितना TA by TB revolution अपोजिट साइड में रोटेट करेगा। अगर गियर ए पूरा एक चक्कर लगाएगा, एक रोटेशन क्रिएट करेगा, तो गियर बी TA बाई TB रेवोल्यूशन आपको TA बाई TB रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये दोनों देखिए दोनों अलग अलग रेशियो में है, ये बड़ा है छोटा है, तो ये जितना रोटेशन रोटेट करेगा कोई जरूरी नहीं है कि ये भी उतना ही रोटेशन रोटेट करे, या तो कम करेगा, बड़ा है तो कम करेगा, छोटा रहता तो ज्यादा करता था। वो कितना करेगा तो TA बाई TB रेवोल्यूशन अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट करेगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेवोल्यूशन कर रहा था कौन, गियर बी, तो गियर बी का जो रेवोल्यूशन हुआ उसको हम लोग नेगेटिव ले लिए, ठीक है, नेगेटिव ले लिए। तो ये कब हुआ, जब गियर ए एक रेवोल्यूशन लिया तब गियर बी क्या है माइनस TA बाई TB रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। इतना क्लियर है। दिस स्टेटमेंट ऑफ रिलेटिव मोशन इंटर्ड इन द फर्स्ट रो ऑफ टेबल। अब इसको हम लोग क्या है, इसका जो रोटेशन का है कितना, जब किसको, जब हम माने आर्म को फिक्स माने, ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या क्या डाटा आया, इसको एक टेबुलर कॉलम में फर्स्ट रो में हम लोग कंप्लीट किए, जो कि नेक्स्ट में है। देखिए ये जब आर्म फिक्स था तो, ठीक है, जब आर्म फिक्स था तो आर्म का स्पीड क्या हो जाएगा, कोई रेवोल्यूशन करेगा, कोई भी रेवोल्यूशन जब फिक्स मान लिए तो उसका रेवोल्यूशन 0, और फिर क्या माने थे, गियर ए जब एक रेवोल्यूशन लेगा तो गियर बी TA बाई TB रेवोल्यूशन लेगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड में क्या मानेंगे, आर्म फिक्स्ड गियर ए रोटेट फिक्स थ्रू सॉरी देन सेकेंड में क्या लिखेंगे, आर्म फिक्स्ड गियर ए रोटेट्स थ्रू एक्स रेवोल्यूशन। अब एक रेवोल्यूशन के आर्म अभी भी हमारा फिक्स है, अगर लास्ट में जाए तो देखो इसमें हम लोग लिए थे कि एक रेवोल्यूशन जब एक करता है और आर्म फिक्स रहता है तो माइनस TA बाई TB रेवोल्यूशन आपको बियर करता है, तो ये बी करता है, ठीक है। अब जब ए एक्स रेवोल्यूशन रोटेट करेगा, कोई एनी रेवोल्यूशन, एक्स रेवोल्यूशन तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, अगर हम तो फिर हम मानते हैं कि लेट ए एक्स रेवोल्यूशन करता है, ठीक है, तो बी कितना रेवोल्यूशन करेगा, जबकि क्या है आर्म सी आपका फिक्स है, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं टेबुलर कॉलम बी में। उसी तरह से अब हम ऐड करते हैं वाई रेवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, जितना भी हमारे पास तीनों एलिमेंट था ए बी सी, ठीक है, उसमें वाई रेवोल्यूशन ऐड करते हैं। वाई का वैल्यू हमको पता नहीं है, कोई भी वैल्यू वाई रेवोल्यूशन हम ऐड करते हैं, या फिर एग्जाम में जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें दिया हुआ रहेगा। तो वाई रेवोल्यूशन हम ऑल एलिमेंट में ऐड करते हैं, तो प्लस वाई सब में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे टोटल मोशन, तो टोटल मोशन हमको आर्म सी का कितना मिला, वाई, टोटल मोशन गियर ए का मिला x प्लस वाई, और टोटल मोशन मिला गियर बी का y माइनस एक्स इंटू TA बाई TB। इसी से हमारा फिर वेलोसिटी रेशियो निकलता है, जो कि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो उसमें और क्लियर होगा कि इस टेबुलर कॉलम का कैसे हम लोग
उपयोग करते हैं। तो टेबुलर कॉलम पहले आप लोग बनाना सीख जाइए। तो टेबुलर तो प्लेनेटरी गियर या एपिसाइक्लिक गियर जब भी रहेगा आपको, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि आर्म ए फिक्स है, जो भी आर्म है उसका, या तो सी रहे डी रहे कुछ भी जो हम मानेंगे, तो आर्म उसका फिक्स मानेंगे। और किसी एक गियर का रोटेशन हम नाम देंगे गियर ए बी सी, और उस गियर का रोटेशन को अगर एक रोटेशन करते हैं तो गियर बी पे कितना रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो गियर ए को अगर हम गियर ए वाला डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो गियर उससे उससे जो मिस हो रहा है गियर सेकेंड गियर, उसका रेवोल्यूशन आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो वो करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्स रेवोल्यूशन के लिए निकालेंगे, आर्म सी को फिक्स ही रखेंगे, एक्स रेवोल्यूशन के लिए निकालेंगे। और थर्ड प्रोसेस क्या होगा कि वाई रेवोल्यूशन हम लोग ऐड कर देंगे सारा में, ठीक है, इतना के अलावा वाई रेवोल्यूशन ऐड करेंगे। उसके बाद फिर टोटल मोशन हम लोग निकाल लेंगे। इतना तक सीखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक मेथड से इसको कैसे निकाला जाता है। ये ज्यादातर आप लोग को एग्जाम में पूछता नहीं है, टेबुलर मेथड ही आपको मोस्टली एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। आप लोग का जो सिलेबस है, ठीक है, टेबुलर मेथड में, फिर भी हम आपका पीपीटी में दे दिए हैं, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी आसानी है। तो इसको स्कैप कर रहे हैं। हम लोग आते हैं फिर गियर का नोमेनक्लेचर या टर्मिनोलॉजी पे। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी बार बार इसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा टर्मिनोलॉजी का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोस्टली बहुत सारा इससे आता है, ठीक है ना। तो टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं कि गियर का बनावट तो समझे ही होंगे आप लोग कि गियर का बनावट किस प्रकार से होता है। तो देखिए नीचे डायग्राम में आप लोग को गियर का बनावट दिख रहा होगा। डायग्राम में आपको गियर का बनावट आपको दिख रहा होगा। देखिए तो कैसा है। तो इस तरह से गियर आता है। आपका सबसे नीचे वाला जो सर्किल है, सबसे नीचे वाला जो सर्किल है गियर का, ये एक सर्किल जैसे गियर आप लेते हैं ना कि ये गियर है, ठीक है। अब इसके ऊपर टीथ, इसके ऊपर आपका क्या है, इसके ऊपर आपका टीथ आपका कटा हुआ है। ये मान लिया कि इसका एक्सिस है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस सबसे नीचे वाला, ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये है, ठीक है ना, ये आपका एक्सिस है जहाँ से गियर कटना शुरू होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिडेंडम सर्किल। दिया होगा डिडेंडम सर्किल सबसे नीचे वाला को। और सबसे ऊपर वाला को जो फेस से होते हुए जाता है, जो आपका सबसे ऊपर वाला फेस से हुए जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अडेंडम सर्किल। एक एक करके देखेंगे। पहले ये दोनों चीज आपका बेसिक था, इसलिए बता दें कि ये अडेंडम और डिडेंडम होता क्या है। सॉरी, अडेंडम सर्किल और डिडेंडम सर्किल क्या होता है, ठीक है। तो ये अडेंडम सर्किल हो गया, ये डिडेंडम सर्किल हो गया, ठीक है। यही से आपको गियर का टर्मिनोलॉजी का स्टार्ट होता है। उसके अलावा देखिए पिच सर्किल क्या है। सबसे पहला में टर्मिनोलॉजी में इसमें दिया है पिच सर्किल आपका क्या है। तो पिच सर्किल एक इमेजिनरी सर्किल है विच बाय विच प्योर रोलिंग एक्शन वुड ट्रांसफर द सेम मोशन एंड पावर एज द एक्चुअल गियर। तो पिच सर्किल वैसा एक इमेजिनरी सर्किल है जिस सर्किल के थ्रू आपका जो गियर का जो मोशन है जो वो ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, गियर का जो मोशन है ट्रांसफर होता है। और इस पिच सर्किल पे पावर ट्रांसफर होता है इस सर्किल के थ्रू। और क्या होता है, और क्या होता है, मोशन दोनों का सेम होता है, ठीक है। जो आपका मोशन होगा आपका ड्राइवर का, वही होगा ड्रिवन का। तो इसमें आपको पिच सर्किल है, या इस तरह से कहें कि पिच सर्किल एक इमेजिनरी सर्किल है जिसपे आपको गियर क्या है, कॉन्स्टेंटली आपका मेस पे रहता है, ठीक है। इस सर्किल पे हमेशा गियर जो आपको नेक्स्ट गियर जो इससे मेस करेगा ना, तो इस गियर पे वो मेस रहेगा। और पूरा का पूरा ट्रांसफर यहीं से होगा। यहाँ जिस जब ये टच करेगा ना मेसिंग गियर से इस पॉइंट पे, तो पावर का ट्रांसमिशन इसी पॉइंट से होता है। तो पिच सर्किल का डिफिनीशन आप लोग याद रखेंगे कि पिच सर्किल होता क्या है। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये डिफिनीशन है, ठीक है। तो पिच सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल विच by which pure rolling action would transfer the same motion and power as the actual gear, ठीक है। पिच सर्किल डायमीटर क्या है, तो यही पिच सर्किल डायमीटर, जो पिच सर्किल है उसके डायमीटर को हम लोग पिच सर्किल डायमीटर से डिनोट करते हैं। इट इज द डायमीटर ऑफ पिच सर्किल। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय पिच सर्किल डायमीटर, इट इज आल्सो नोन एज पिच डायमीटर। तो साइज ऑफ गियर को भी आपको क्या है, पिच डायमीटर से
डिनोट किया जाता है। साइज ऑफ गियर को याद रखेंगे कि पिच डायमीटर क्या है, तो पिच सर्किल का जो डायमीटर होता है उसको पिच डायमीटर बोलते हैं। और साइज ऑफ गियर को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग पिच डायमीटर का यूज करते हैं। पिच पॉइंट क्या है, तो कॉमन पॉइंट, पिच पॉइंट क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू पिच मतलब क्या है, टू पिच के बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा, मतलब ये तो आपका पिच, अगर ये है इसके थ्रू जो पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो नेक्स्ट जो गियर इससे मिस करेगा उसका भी कोई पिच सर्किल होगा, तो जिस पॉइंट पे दोनों टच करेगा उसी पॉइंट को हम लोग पिच पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जिस तो इट इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू पिच सर्किल। क्लियर है, ये टू पिच सर्किल, ये पिच सर्किल जो होता है ना, तो ये मान लिया ड्राइवर गियर का है, और एक ड्रिवन गियर या पिनियन का जो पिच सर्किल होगा, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के टेंजेंशियल होगा। अगर दूसरा गियर मिस कर रहा है, इस पॉइंट पे दूसरा गियर मिस कर रहा है ऊपर से, ठीक है, तो उसका जो पिच सर्किल हो, उसका जो पिच सर्किल होगा ना, इससे टेंजेंशियल टच करेगा, इससे इस तरह से टच करेगा। ठीक है, और ये एक हमेशा, अगर आपका सिंपल गियर ट्रेन है तो एक पॉइंट ये सिंगल पॉइंट पे ही हमेशा रहता है, ये मूवेबल नहीं रहता है पिच पॉइंट, इसीलिए पिच पॉइंट बोला गया। इट इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू पिच सर्किल। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, तो मॉड्यूल इट इज द रेशियो ऑफ पिच सर्किल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो मॉड्यूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉड्यूल का जो फॉर्मूला है एम इक्वल टू डी बाई टी, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो मॉड्यूल याद रखिएगा, मॉड्यूल इज द रेशियो ऑफ पिच सर्किल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, तो एम इक्वल टू डी बाई टी याद रखिएगा। उसके बाद सर्कुलर पिच क्या है, ये भी पूछा जाता है। सर्कुलर पिच को पीसी से डिनोट करते हैं, तो इट इज द डिस्टेंस मेजर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्किल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ one tooth to a corresponding point on the another tooth। तो ये सर्कुलर पिच है। सर्कुलर पिच डिफिनेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, डिस्टेंस मेजर ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, अपर पार्ट, ये पार्ट जो है डिस्टेंस मेजर। तो एक पॉइंट से यही सेम पॉइंट का, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को ले रहे हैं, तो इस टीथ पे इस पॉइंट का, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पिच, और ये होता है पाई इंटू डी इंटू टी। ठीक है, तो मॉड्यूल हो गया डी बाई टी, और सर्कुलर पिच हो गया पाई इंटू डी बाई टी। ठीक है, तो सर्कुलर पिच पाई इंटू एम लिख सकते हैं, सर्कुलर पिच को पाई इंटू एम लिख सकते हैं, पाई इंटू मॉड्यूल, याद रखिएगा, घुमा के भी पूछता है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डायमेट्रल पिच क्या होता है, डायमेट्रल पिच इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्किल डायमीटर। नंबर ऑफ टीथ, किसी भी गियर का कुछ नंबर ऑफ टीथ होगा, उसको डिवाइड करेंगे पिच सर्किल डायमीटर से, तो हमको डायमेट्रल पिच मिलेगा। तो पी डी इक्वल टू टी बाई डी या पाई बाई पी सी। ठीक है ना, ये दोनों, ये फॉर्मूला भी याद रखिए। अडेंडम डिडेंडम आसान है, इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्किल से जो ऊपर का जो डिस्टेंस है, पिच सर्किल अगर ये है, पॉइंटर ले लेते हैं, पिच सर्किल अगर आपका ये है, तो इसके ऊपर का जो डिस्टेंस जहां तक होगा वो अडेंडम कहलाएगा, और इसके नीचे वाला डिस्टेंस जो डिडेंडम सर्किल था, वहां से डिस्टेंस उसका डिडेंडम कहलाएगा। अडेंडम सर्किल, डिडेंडम सर्किल बताए दिए थे, तो आपका एक्सिस से, जिस एक्सिस पे एक गियर रोटेट कर रहा है, उससे सबसे बॉटम पार्ट को, डिस्टेंस को बोलेंगे, बॉटम पार्ट वाला सर्किल को बोलेंगे आप क्या है, डिडेंडम सर्किल, और अपर पार्ट वाला जो आपका सर्कमफ्रेंस से होकर के जाएगा, जो सर्किल बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिडेंडम सर्किल। नेक्स्ट, क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, इट इज अ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ ऑफ ए मेसिंग गियर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, तो देखिए, ये तो अडेंडम सर्किल आपका हो गया, और सबसे नीचे वाला ये डिडेंडम सर्किल हो गया।
अब नेक्स्ट जो गियर इससे जो मेस करेगा, जो ड्रिवन गियर होगा जो उससे मेस करेगा, तो वो कहाँ तक जाएगा, किसी पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। और वो किसी पॉइंट तक जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसकी उसी को बोलेंगे हम लोग क्लियरेंस। तो डिडेंडम, इसका जो गियर का जो हुआ, जो मेन गियर है, ड्राइवर गियर है, उसका डिडेंडम, और जो मेसिंग गियर है उसका अडेंडम जब मेस करता है तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। डायग्राम से ही समझ में आएगा, ठीक है। देखो जैसे 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 इस गियर का अडेंडम ये हो गया, अडेंडम सर्किल ये हो गया, ठीक है। इस गियर का अडेंडम सर्किल ये हो गया, तो नेक्स्ट गियर इसमें कोई और गियर होगा जो इससे मेस करेगा, इससे और गियर, सपोज दैट यहाँ पे कोई गियर है वो मेस कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से कोई गियर मेस कर रहा है, तो यहां से इसका जो गियर मेस कर रहा है उसका टॉप सरफेस और इसका जो डिडेंडम है जो मेन गियर है उसके बीच का जो डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, ये क्लियरेंस कराएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ये आपका मेन गियर ये हो गया, तो और फिर मेसिंग गियर का ये हो गया, डिडेंडम हो गया, तो ये बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसी को हम लोग बोलेंगे क्लियरेंस, ठीक है। क्लियर है, क्लियरेंस ऑफ द टूथ। तो इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन द मेसिंग गियर। टोटल डेप्थ क्या हो जाएगा, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द अडेंडम एंड डिडेंडम सर्किल ऑफ ए गियर इज कॉल्ड टोटल डेप्थ ऑफ द टूथ। तो डेप्थ ऑफ द टूथ क्या हो जाएगा, अडेंडम प्लस डिडेंडम, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्किंग डेप्थ क्या हो जाएगा, तो वर्किंग डेप्थ हो जाता है, वर्किंग डेप्थ में से क्लियरेंस जो है आपका घट जाता है। क्लियरेंस जो छोटा सा है ना, जो टूथ का जो डेप्थ होता है उसमें से क्लियरेंस अगर हम घटा देंगे तो वो आपका वर्किंग डेप्थ हो जाता है, क्योंकि ये वाला गैप, ये दोनों गैप रह जाता है जब गियर मिस करता है, तो इतना जो डिस्टेंस दिख रहा है ये आपका गैप रह जाता है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, तो वर्किंग डेप्थ ऑफ द टूथ को हमको मिल जाता है। मतलब टूथ इतना दूर तक ही मेस करेगा, यहाँ से यहाँ तक ही केवल मेस करेगा, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग डेप्थ हो गया। टूथ थिकनेस क्या होता है, तो टूथ इट इज द विड्थ ऑफ द टूथ मेजर अलोंग द पिच सर्किल। उसी तरह से टूथ स्पेस क्या होता है, इट इज द विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट टीथ मेजर अलोंग द पिच सर्किल। तो टूथ स्पेस क्या है, पिच सर्किल पे मेजर किया जाता है, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, यहाँ के बीच का डिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं टूथ स्पेस। इट इज द विड्थ of a space between the two adjacent teeth measure along the pitch circle। two adjacent teeth के बीच में तो टूथ दिया हुआ होगा कहीं पे, देखो टूथ स्पेस देखिए ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही बंदा ड्रॉ किए, टूथ स्पेस पिच सर्किल पे। जबकि टूथ थिकनेस जो होता है इट इज द विड्थ ऑफ द टूथ मेजर अलोंग द पिच सर्किल। ये भी, इसको भी, दोनों टूथ थिकनेस भी यही हो जाता है। तो टूथ थिकनेस में आपका अंदर वाला हो जाएगा, ये जो टूथ का थिकनेस है ना, ये वाला, ये हो जाएगा आपका टूथ थिकनेस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो टूथ थिकनेस। क्लियर है। नेक्स्ट बैकलेस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस एज मेजर अलोंग द पिच सर्किल। तो पिच सर्किल एक्चुअली में जब जब हम लोग गियर मिस करता है तो कोशिश करते हैं कि ये जो नेक्स्ट गियर जो इससे मेस कर रहा है वो प्रॉपरली इससे मेस कर जाए, दोनों के बीच में गैप नहीं हो, इक्वल हो, ठीक है ना। मगर जब क्या होता है, गियर जब रन करता है या फिर गियर के मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट आ जाता है, प्रॉपरली बन नहीं पाता है, मशीनिंग वगैरह या फिर सुपर फिनिशिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कोई परेशानी आ जाती है, तो इसके बीच में फ्रिक्शन के कारण ये वाला जो नेक्स्ट टूथ जो मैच इससे मिस किया तो वो प्रॉपरली इससे मैच नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ इसमें हल्का फुल्का गैप रह जाता है। तो जब एक टीथ मिस करने के बाद सेकेंड टीथ जब इससे मिस करना शुरू होता है ना, दोनों के बीच का जो गैप रहता है वो एक झटका देता है, ठीक है।
उसी को हम लोग बैकलेस बोलते हैं। उसी को हम लोग सॉरी दोनों के बीच में जो गैप रह जाता है उसको हम लोग बैकलेस कहते हैं, और इस गैप के कारण फिर एक झटका लगता है, उसको इंटरफेरेंस ऑफ द टूथ बोलते हैं। फेस ऑफ द टूथ क्या है? फेस ऑफ द टूथ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग फेस ऑफ द टूथ बोलते हैं, ये वाला। और इसके बीच की जो दूरी होती है कितना चौड़ा होता है उसको हम लोग फेस विड्थ बोलते हैं। टॉप लैंड सॉरी गलत बता दिया आप लोगों को। फेस ऑफ द विड्थ ये जो मिस करना स्टार्ट करेगा गियर से, ये वाला फेस ऑफ द विड्थ हो जाएगा, ऊपर वाला टॉप लैंड कहलाएगा, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाला फेस ये टॉप लैंड कहलाएगा, ये वाला टॉप लैंड कहलाएगा। ये वाला हिस्सा पिच सर्किल से, यहाँ पिच सर्किल से ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? फेस ऑफ द टूथ। नीचे वाला फ्लैंक कहलाएगा, ये वाला हिस्सा आपका फ्लैंक कहलाएगा। नेक्स्ट, तो ये गियर टर्मिनोलॉजी था, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इससे 2-3 वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव नहीं होकर के डिफिनीशन भी पूछ देता है। बाकी फिर लॉ ऑफ गियरिंग वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। कोई लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी इतना तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आप लोग के लिए लॉ ऑफ गियरिंग और जो गियर में और बचा हुआ हिस्सा है वो लेके आते हैं।